हाँ जी। सो बेसिकली हमारी जो डिस्कशन गोइंग ऑन थी रिगार्डिंग द वर्ड सक्सेसर्स को लेकर कि जो भी सक्सेसर आगे आएगा उसको भी वो सेम फंक्शंस क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे जो उनका प्रीवियस पर्सन क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। नाउ इसको लिख लीजिए, साइड पे लिखवा दिया ना मैंने। क्या लिखा वर्ड आपने? जो भी सक्सेसर आएगा वो सेम फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आगे आइए। ऑफिशियल चीफ्स एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? सबॉर्डिनेट्स। पढ़िए। हाँ जी सर। अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ और सुपीरियर। अब जैसे आपने आरओसी में अगर हम बात करें, रजिस्ट्रार की अगर मैं बात करूं, लॉ तो हमेशा वर्ड क्या बोल देगा? द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार में भी तो चीफ, सुपीरियर, इंफीरियर, सबॉर्डिनेट अलग अलग रजिस्ट्रार भी कई होते हैं। रजिस्ट्रार में अगर बात करूं, एडिशनल रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डेप्टी रजिस्ट्रार, समझे ना, ज्वाइंट रजिस्ट्रार। तो सर जहां भी वर्ड रजिस्ट्रार लिखा गया है ये सारी पोस्ट उसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड। मौके वारदात पे जो रजिस्ट्रार बैठा होगा, मन करे वो एडिशनल रजिस्ट्रार है या डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, कोई नहीं, डेप्यूटी वाला चलेगा। तो ये थोड़ी कि मैंने वर्ड अगर रजिस्ट्रार लिख दिया तो ओनली मेन रजिस्ट्रार। नो नो, द चीफ, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट सब उसके अंदर क्या है? कवर्ड है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिख, नीचे लिख। जैसे आरओसी में मतलब क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार के केस में हाइफन डाल के, रजिस्ट्रार के केस में वर्ड क्या लिखे? डेप्यूटी, एडिशनल, ज्वाइंट, डेप्यूटी, एडिशनल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार। मतलब ये सारी पोस्ट ऑलरेडी इसके अंदर क्या होती हैं? इंक्लूडेड होती हैं, जितने भी आपके चीफ या सुपीरियर होंगे। मतलब आपको स्पेसिफिकली प्लेस करने की, बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन से रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूं, वो ऑलरेडी इसके अंदर क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। अब कई बार मान लो मेन रजिस्ट्रार अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह डिप्टी को बिठा दिया, कोई इशू नहीं सर। फिर मौके वारदात पे डिप्टी बैठा है तो डिप्टी कर देगा। एडिशनल रजिस्ट्रार बैठा है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार बैठा है तो वो कर देगा। ये सारे अलाउड है। क्लियर? पढ़िए। अ लॉ रिलेटेड टू द चीफ और सुपीरियर of an office shall apply to these deputies or subordinates lawfully performing the duties of हाँ, that office in the place of their superior. जब सुपीरियर अवेलेबल नहीं है तो क्या बड़ी बात होगी सर? नीचे वाला कोई तो पर्सन बैठा होगा मौके वारदात पे, किसी को तो ऑफिस होल्ड करवा के गए होंगे। अब ऐसा तो मान लो 15 दिन के लिए रजिस्ट्रार चला गया, सारा काम होल्ड पे, कोई नहीं होगा। छुट्टी जब पास होगी ना, जब रजिस्ट्रार को छुट्टियां लॉट होंगी तो उसकी जगह साथ के साथ नया बंदा, कोई ना कोई, चाहे डिप्टी या एडिशनल, जिसका काम ही है कुछ वक्त के ऑल्टरनेट, उसका कोई ना कोई सब्सटीट्यूट हमने क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। वो जितने भी ऑर्डर पास करेगा ना वो सारे अपने आप में क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे। ये नहीं कि सुपीरियर वाला ही आगे उसको पास करेगा। आगे, यस टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर द सेक्शन अप्लाइज टू। हाँ जी, All central acts made after रेट्रोस्पेक्टिविटी। मोस्टली आप सेक्शन देखो सब में लैंग्वेज क्या चल रही है? रेट्रोस्पेक्टिविटी। आगे, सर इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इट इज नॉट एसेंशियल, हाँ जी, दैट द सेम statutory authority that initiated a scheme under the Road Transport Corporation Act ये तो फिर 1950 पंगा हो जाएगा। क्या कहता? ये कोई एसेंशियल नहीं है कि सेम स्टैट अथॉरिटी जिसने स्कीम क्या करी थी, इनिशिएट, अगले की बदली होगी, वो किसी और डिपार्टमेंट में चला गया, क्या उस स्कीम को रद्द कर दिया जाए? क्या उसको खत्म कर दिया जाए? कहते फिर क्या हो गया अगर वो चला गया? अगर एक चीज इनिशिएट हो चुकी है तो उसके सक्सेसर्स आगे क्या कर लें? कंटिन्यू। इट इज ओपन टू द सक्सेसर अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट और कंटिन्यू द सेम। ये नहीं है कि वो पर्सन चला गया तो उसकी स्कीम थी। सर ये डेजिग्नेशन की स्कीम थी। अगर किसी डेजिग्नेशन ने कोई चीज क्या करी है, स्टार्ट करी है, तो उसके सक्सेसर्स उसको आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। नाउ सिमिलरली इन केस अंडर द प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट वेयर देयर इज, हाँ जी, change in the advisory board after service of the detention order, the new advisory board can consider the case pending before the earlier board. ये हमने अपनी कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। कहीं एक वर्ड आया था एप्लीकेशंस, जो भी, ये चैप्टर 2 में आया था कि जो भी एप्लीकेशंस, क्योंकि बाद में पावर चेंज होगी कि अब सीजी इन एप्लीकेशंस को एंटरटेन करेगा। सीजी से पहले कौन था? ट्रिब्यूनल। तो वहां पे हमने क्या कहा था, या तो क्या होता है कि ट्रिब्यूनल ही वो सारे मामले टेकअप करेगा, निपटा के जाएगा, या अल्टीमेट क्या होता है, जितनी भी ट्रिब्यूनल के आगे पेंडिंग है वो सारी एप्लीकेशंस को कौन टेकअप कर लेगा? सीजी। पर वो कॉन्टिन्यूसली रहेंगी, ये नहीं होता पर्टिकुलरली। आगे, प्रोविजन एज टू ऑर्डर्स, रूल्स एटसेट्रा मेड अंडर एनेक्टमेंट सेक्शन 20 से लेके 24, यही तो बस तुम्हारा लास्ट कंटेंट है मेन। क्लियर? आगे बढ़िए।
कंस्ट्रक्शन ऑफ, पहली बात कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एटसेट्रा, हाँ जी, issued under enactment section 20 whereby any legislation or regulation a power to issue a any power to issue any notification, order, scheme, rule, form, or bylaw is conferred, then expression used in the notification, order, scheme, rule, form, bylaw shall, unless there is anything repugnant in the subject or have the same respective meaning as in the act or क्या लिखा हुआ है regulation. For example, the term collector used in the rule 4 of the land acquisition companies rules 1963 will have the same meaning as in the section 3C of the land acquisition act 18. आप अपनी एग्जांपल लिखिए. सिक्योरिटीज डेफिनेशन क्या कंपनीज एक्ट में डिफाइन है? कंपनीज एक्ट ने उल्टा क्या कहा? सिंपल सी बात. तुम जब कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज का मीनिंग टेकअप करते हो तो कहां से लेते हो? जो सेक्रा एक्ट में 1956 में ऑलरेडी, ये वही चीज है कि अगर किसी एक एनेक्टमेंट में किसी दूसरे एनेक्टमेंट की कोई टर्म एक्सप्रेशन अगर कोई यूज किया गया है तो वो सेम मीनिंग ही बियर करेगा जैसे इट बोर इन द ओरिजिनल. जैसा वो ओरिजिनल में बियर करता है वैसा ही सेम तुम्हारे वाले में. ये इंटरप्रिटेशन वाले में भी पॉइंट आया था, वहां पे भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था इंटरप्रिटेशन वाले में. सेम थिंग कि अगर किसी एक एक्ट में दूसरे एक्ट की रेफरेंस ली गई है देन आप उसको एज इट इज ही टेकअप करेंगे जैसा ओरिजिनल वाले में बियर करता है. सेम एग्जांपल के तौर पे आप अपनी लिख सकते हो सेक्रा. क्लियर? लाइक सिक्योरिटीज डेफिनेशन इन द सेक्रा हैज बीन यूज्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर? नाउ in this case it was held that, ये भी अच्छा पॉइंट है, notification in common English, हाँ जी, Succession mean and imply a formal announcement of a legally relevant fact notification published in official gazette. Means notification published by the authority of law. it is a formal declaration and should be in accordance with the क्या लिखा हुआ है declared policies, और जैसे कहते हैं एक नॉर्मल नोटिफिकेशन देना, एक नोटिफिकेशन पब्लिश करना इन द ऑफिशियल गैजेट, ज्यादा फॉर्मल इनमें से कौन है सर? द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. वो एक प्रॉपर डिक्लेयर्ड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एंड स्टैट्यूट को फॉलो करते हुए बनाई गई है. आगे, नोटिफिकेशन कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रक्शंस. हाँ जी, मतलब बाद में कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो एक बार डिक्लेयर हो गया हो गया, वो नेक्स्ट आगे लॉ ऑफ लैंड की तरह माना जाता है कि यहाँ का कानून है, देन उनको बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता. जो फॉर्मली एक बार अनाउंस हो गया ऑल ओवर इंडिया क्या होगा? एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट इज पावर टू इशू इंक्लूड्स, वही बात आगे देखो, जहां भी लॉ में कहीं जगह वर्ड लिखा होता पावर टू इशू, इट्स नॉट इशू. पावर टू एड, पावर टू अमेंड, वेरी, रिस्काइंड, कोई भी नोटिफिकेशन, ऑर्डर, रूल्स और बायलॉज, ये सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है. जैसे वही पावर टू अपॉइंट, इधर वर्ड आ गया पावर टू इशू. पढ़िए, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन, और हाँ जी, regulations the power to issue notification order rules or bylaws if conferred then that power exercisable in the like manner and subject to the like sanction and conditions to add, to amend, vary or rescind any notification, order, rules और bylaw. So अगर तुझे इशू करने की पावर दी गई है तो कल को उन इशू किए गए रूल्स में कोई एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, कुछ सब्स्टिट्यूशन अगर करनी पड़े सब कुछ अलाउड है. फिर रिस्काइंड करना पड़े सब कुछ अलाउड है. अरे जिसके पास इशू करने की पावर है तो ये पावर भी तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी. आगे, in this case, हाँ जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट held that, हाँ जी, under section 21 of the act an authority which has the power to issue notification has the undoubted power. मतलब जिस बंदे के पास पावर टू इशू होगी उसी बंदे के पास अनडाउटेडली पावर टू क्या होगी? रिस्काइंड और modify. And in this case, Supreme Court held that power under Section 21 of the Act is not so limited as to the only once. Clear? Power can be exercised. I think so यहाँ पे ना कॉमा आना चाहिए था. Power can be exercised मतलब ये आपके पास सिर्फ एक बार पावर नहीं है कि आप एक बार ऐसा कर सकते हैं. Power can be exercised from time to time having regard to the exigency, emergency, जो भी occasion जो होगा of the time. Clear? Now the next word is making of rules or bylaws and issuing of orders between passing and commencement of the enactment. ये बड़ा अच्छा पॉइंट, ये मतलब वैल्यूएबल चीज है. अगर ध्यान से देखो, बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द,
एक्ट पास कब होता है पर्टिकुलरली? जब बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की ओर से क्या हो चुका, बिल पास हो चुका। क्लियर? एंड कमेंसमेंट ऑफ एनेक्टमेंट कब होगी? ऑफिशियल गैजेट के अंदर, जब तक उसको अनाउंस नहीं है। अब कई बार इस पूरे टाइम पीरियड में जैसे बिल पार्लियामेंट में पास करवा के रख लिया, प्रेसिडेंट की अभी अप्रूवल नहीं हुई, और जब तक अप्रूवल नहीं होगी, असेंट नहीं होगी, तब तक ये आगे नोटिफिकेशन में नहीं जाएगा। इस टाइम पीरियड में मान लो 1 महीना लग गया, 1 महीना लग गया इस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली कि पास कब का हो गया, और बट उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, कमेंसमेंट ऑफ द एनेक्टमेंट। क्लियर? देन उस वाले टाइम पीरियड के बीच में सरकार ने सोचा चलो पेंडिंग काम कर लेते हैं। हमने जगह जगह लिखा था कि सीजी मेक रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज एंड ऑल, इन्होंने वो बना दिए उस महीने में, वो बना दिए। कहते जो वो रूल्स बनाए गए इन दैट मंथ, हमने रिगार्डिंग दैट पढ़ा था कि वो कब केम इनटू एनफोर्समेंट माने जाएंगे। यहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताकर जा रहा है क्या, जब तुम्हारा मेन एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ, सॉरी कमेंस, पास नहीं कमेंस, जब तक मेन एक्ट आपका कमेंस नहीं हुआ, वो कमिंग इनटू एनफोर्समेंट नहीं आया, रूल्स उससे पहले आ जाएंगे, चाहे बना के रख लो, हमने कब मना करा। पर वो एनफोर्स कब होंगे? जब मेन अनेक्टमेंट क्या होगा, पास होगा। ये वो चीज सुनो, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन विच इज नॉट टू कम इनटू फोर्स इमीडिएटली। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो डेट आपने मेंशन करती कि ये आने वाली 1 जनवरी को क्या होगा, अप्लाई होगा 1 जनवरी 2026, फिर अभी तो 2 महीने पड़े हैं। इन 2 महीनों में आपने क्या बना दिया, उसके बाय लॉस को, रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑल पढ़िए। ऑन द पासिंग देयर ऑफ, हाँ जी, A power is conferred to make rules or bylaws or to issue orders with respect to the application of the act or regulation or with respect to the establishment of any court or the हाँ अच्छा, इसमें ना कई पावर हैं, ये कर लिए एक नहीं, ये जो तुम देख रहे हो ना बीच में, और ये सारे अलग अलग पॉइंट है, चाहे 2 4 इसमें से याद कर लेना। जैसे 1 मिनट वर्ड, ये शुरू हो तुम्हारा, ये रहा, पावर इज कन्फर्ट, यहां से पहला पढ़ना, टू मेक क्या लिखा हुआ है, रूल्स और बाय लॉस, और टू इशू ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट और रेगुलेशन, और विद रिस्पेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी, कि मान लो को कोर्ट ट्रिब्यूनल सेटअप की जाएगी, और द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज और ऑफिसर देयर अंडर, or with respect to the person by whom, or the time when, or the place where, or the manner in which, or the fees for which। ये सारे मैटर्स, ये चीजें ऐसी हैं जो हमेशा बाद में ही डिसाइड होती, पहले नहीं डिसाइड होती, ये वक्त को देखते हुए टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं। तो इनके लिए कहने का मतलब सिंपल सा वर्ड यार, कोई पावर सर, बट रूल्स बायलॉज और ऑर्डर्स सो मेड और इशूड shall not take effect till the क्या लिखा हुआ है, commencement of the act or regulation। इन चीजों को लेकर, यहां से लेकर यहां तक, इन चीजों को लेकर आफ्टर पासिंग द एक्ट पास करने के बाद, अगर तुम कोई रूल्स रेगुलेशन बायलॉज बनाते भी हो, बनाओ, पर वो तब तक कमिंग इनटू फोर्स नहीं होंगे जब तक उनका मेन एक्ट कमेंस नहीं होगा। पहले एक्ट तो कमेंस होने दो, रूल क्या पहले एनफोर्स हो जाएंगे। रूल्स आर द स्पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन, वो लेजिस्लेशन का ही आगे स्पीसीज है, तो पहले मेन लेजिस्लेशन को आने दो। जब तक मेन एक्ट नहीं आएगा, पुराना जो आपका रूल्स रेगुलेशन है, क्या वो पहले इन्फोर्स करवा दोगे? नहीं। अब मैं कह दूंगी मान लो कंपनीज रूल्स बने और कंपनीज एक्ट बना, सर चाहे रूल्स पहले बना लिए होंगे, बट वो तब तक एनफोर्स नहीं होंगे जब तक कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस नहीं होगा। इफेक्टिव डेट 1/4/2014। हाँ, उसके बाद रूल्स जो मर्जी अप्लाई करवाओ, जो मर्जी करवाओ, उससे पहले रूल्स एनफोर्स नहीं हो पाएंगे। नाउ इट इज एनेबलिंग प्रोविजन, इट्स कंटेंट एंड पर्पस, हाँ जी, being to facilitate the making of rules, bylaws and orders from before the commencement of the enactment in anticipation of its coming into force। yes, in other words it validates rules bylaws and orders made before the coming into, हाँ, before the coming into force of the enactment, provided they are made after its passing and as preparatory to the enactment coming into force। सर मेरे अकॉर्डिंग सिंपल सा वर्ड जस्ट एक है, जब तक तुम्हारा मेन एनेक्टमेंट जब तक कमिंग इनटू फोर्स नहीं आती, तुम रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बना के रख लो, बायलॉज बना के रख लो, जो भी आपने ऑर्डर्स वगैरह निकाल के रख रहे हैं बना के रख लो, पर वो इफेक्टिव नहीं होंगे, शैल नॉट टेक इफेक्ट टिल द कमेंसमेंट ऑफ द, जब तक आपका एक्ट या रेगुलेशन मेन वाला आपका नहीं कमिंग इनटू फोर्स आया,
तब तक आपके रूल्स एंड ऑर्डर्स भी किसी काम के नहीं। नाउ प्रोविजन एप्लीकेबल टू, अब ये थोड़ा लॉ का प्रोसेस समझाएगा, ये बाय लॉस रूल्स ये बनाए कैसे जाते हैं, आज बढ़िए। वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन अ पावर टू मेक रूल्स और बाय लॉज इज एक्सप्रेस टू बी गिवन subject to the condition of the rules or bylaws being made after previous publication, then the following provisions shall apply. सुनो, ये हमारा नॉर्मल डिस्कशन होती है कि लॉ बनता कैसे है। पढ़िए, पहले तो द अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक रूल्स और बायलॉज शेल बिफोर मेकिंग देम, पहले तो वो क्या करेगा, पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड रूल्स और बायलॉज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर, मतलब सबसे पहले क्या रेडी होता है, ड्राफ्ट। देन पब्लिकेशन शैल बी मेड इन सच मैनर, हाँ जी, as that authority deems to be sufficient, or if the condition with respect to previous publication so required, in such manner as the government concerned, मतलब देन फिर इसको पब्लिश किया जाएगा। क्लियर, जैसा अथॉरिटी डीम करेगी टू बी सफिशिएंट, बाकी कोई अगर गवर्नमेंट कंसर्न प्रेस्क्राइब करती हैं तो आप उस अकॉर्डिंग टू, मतलब फिर इसको पब्लिश किया जाएगा। देयर शैल बी पब्लिश्ड विद द ड्राफ्ट अ नोटिस, साथ में आपको एक नोटिस भी स्पेसिफाइंग अ डेट ऑन और आफ्टर विच द ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू, ये ना पब्लिकेशन का मतलब क्या है, फॉर पब्लिक ओपिनियंस। कभी भी कोई लॉ बनता है ना, सरकारी फरमान अगर मान लो है, कोई ना कोई नोटिस आएगा, मान लो न्यूज़पेपर में कि सरकार इस चीज को लेकर एक नया कानून बनाने जा रही है, अगर आपको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन है, आपकी कोई वैल्यूएबल इंसाइट है, तो आप इस दिए गए पते के ऊपर लिख कर दें या ईमेल करें। ये होता है फॉर इनवाइटिंग द पब्लिक ऑब्जेक्शंस या पब्लिक ओपिनियंस। ये सर नेक्स्ट इज, और आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि इस डेट के बाद इसको कंसिडर किया जाएगा, तो आप अल्टीमेट तब तक अपने रिप्लाईज वगैरह हमें दे सकते हैं। जैसे कोई एएस इंडियस में अगर कोई चेंज होती है ना, तो इंस्टीट्यूट की ओर से हमें मेल आती है मेंबर्स को कि अगर आपका कोई वैल्यूएबल सुजेशन है, जो प्रैक्टिस में है पर्टिकुलरली, कि अगर आपका कोई वैल्यूएबल सुजेशन है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस या कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो आप हमें प्रेस्क्राइब करिए, क्योंकि वो ड्राफ्ट होता है, वो उनकी ड्यूटी है अपने मेंबर से पूछना, क्योंकि आईसीआई के चंद लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया थोड़ी जानते होंगे, वो तो उनके मेंबर्स जानते हैं ना कि किस तरह की प्रैक्टिस उनको करनी पड़ रही है, तो इस तरह की मेल्स हमें भी आती हैं। आगे, द अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक द रूल्स or bylaws, and where the rules or bylaws are to be made with the sanction, approval, or concurrence of another authority, दैट अथॉरिटी ऑल्सो शैल कंसिडर एनी, मान लो कई बार कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे के एरिया का पार्ट है, तो आपको उस अथॉरिटी से भी पूछना पड़ेगा, उनसे सैंक्शन अप्रूवल लिए बिना सर आप कैसे लॉ बना दोगे, क्योंकि अफेक्ट उनको ही पड़ेगा ना। आगे नेक्स्ट, और सुजेशन विच मे बी रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक, the rules मतलब आप उनसे भी इंक्वायरी करोगे, क्या इंक्वायरी नहीं कहोगे, डिस्कशन, कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन है, आपकी कोई राय है, तो आप हमें बताइए। देन फाइनली जब सब जगह से अप्रूवल मिल जाती है, फिर द पब्लिकेशन इन द किसमें, ऑफिशियल गजट ऑफ अ रूल और बाय लॉ प्रपोर्टिंग टू हैव बीन मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू मेक रूल्स और बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन शैल बी द कंक्लूसिव प्रूफ दैट द रूल और बाय लॉ हैज बीन क्या किए गए हैं, ड्यूली मेड, मतलब एक डेकोरम, एक वे आउट बताया गया कि कैसे बाय लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ये सुना। और सबसे बढ़िया कंक्लूसिव प्रिजम्पशन क्या होती है, अगर कोई नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गैजेट में क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, जो रूल्स बन गए, देन वो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं कि एवरीथिंग हैज बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, कोई भी इरेगुलरिटी क्वेश्चन नहीं होगी कि इसमें ये नहीं देखा गया, फलाना देखा गया। अगर आप पीछे बढ़कर आए, सर ऑफिशियल गैजेट तक बात ऐसे ही नहीं पहुंचती, बाय द डिक्लेयर्ड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूट की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए देन उसको फाइनल स्टेज पे लिया जाता है कि इसको पब्लिश कर दो। तो एक बार अगर पब्लिश हो गया, जैसे कंपनीज में आपको सिन नंबर मिलना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना, कंक्लूसिव एविडेंस है दैट द ड्यूटीज हैव बीन कंप्लाइड। क्लियर, पढ़िए, दैट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स इन द ऑफिशियल गैजेट, हाँ जी, it is to be inferred that the procedure for making the rules has been followed, and yes, irregularities in the publication of the draft cannot therefore be questioned. It is also open to the authority publishing the draft entitled to make, हाँ जी, the rules to make suitable changes in the draft before finally publishing them. yes, it is not necessary for that authority to republish, जैसे कई बार होता नहीं, माइनर से कुछ चेंजेस वगैरह रह जाती हैं, इतनी तो जो लास्ट पब्लिशिंग अथॉरिटी होती है ना, इतनी चेंजेस तो वो खुद कर सकते हैं। हाँ, बट अगर मेजर चेंज नहीं है, अगर वो एंसिलरी है, हमारी मोटी, जैसे मान लो फॉर्मेटिंग वगैरह, कोई वर्ड गलत हो गया तो उसको रिप्लेस कर दिया, इतनी चेंजेस तो फाइनल प्रिंट वाले बंदे के पास भी अलाउड है, कि वो भी अपने लेवल पे, मतलब अगर माना मोटा को चेंज करना चाहे, बट वो
एंसिलरी हो, नॉमिनल सी हो, माइनर सी हो, मेजर चेंज ना हो। पढ़िए, ये हाँ जी, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट अथॉरिटी टू रीपब्लिश द, हाँ जी, rules in the amended form before their final issue, so long as the changes made are ancillary to the earlier draft and cannot be regarded as foreign to the, कि मैंने कोई अलग थोड़ी लिख दिया सब्जेक्ट मैटर से। फॉरेन टू द क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, फॉरेन टू द सब्जेक्ट मैटर मींस अनजान, कि मैंने कुछ अलग थोड़ी कर दिया। अगर माइनर सी चेंजेस करी हैं, इतनी पावर तो मेरे पास भी है। हाँ, अगर कोई मेजर चेंजेस होती सर, इसको रिपब्लिश करना पड़ता, ये सारा प्रोसेस आपको दोबारा फॉलो करना पड़ता। ये तो एंसिलरी चेंजेस है, कोई माड़ी मोटी मान लो सेटिंग वगैरह करनी है, वो तो हमारे पास भी अलाउड है। ये पॉइंट क्लियर। नाउ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अच्छा पॉइंट है। continuation of orders etc issued under enactment repealed and reenacted, हमने ये रिपील वाले में पढ़ चुके, ये सेक्शन 6 के साथ मैच करते हैं। सेक्शन 6 टू बी रेड विद सेक्शन 24, चाहे दोनों को इकट्ठे पढ़ा करना, उधर से सेक्शन 6 और इधर से ये सेम ही बात कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, तुम्हारा कोई भी एक्ट रिपील होने से क्या पुराने वाले ऑर्डर्स वगैरह सारे खारिज हो जाएंगे, सारे प्रिवेल करेंगे, एज इट इज प्रिवेल करेंगे, अनलेस स्पेसिफिकली विदड्रॉन। बस मेरा एक वर्ड याद रखना, अनलेस स्पेसिफिकली विदड्रॉन। आप विदड्रॉ कर लो, स्पेसिफिकली मना कर दो चलेगा, अदरवाइज। पढ़िए, yes where any central act or regulation is after the commencement of this act, हाँ जी, repealed and reenacted with or without modification, then unless it is otherwise expressly provided, any appointment notification, किसी मान लो बंदे की अपॉइंटमेंट की हो, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर, स्कीम, रूल, फॉर्म, बाय लॉ मेड और इशूड अंडर द रिपील्ड एक्ट, कौन सा है, पुराने वाला। पुराने वाले में ये कुछ भी अगर हुआ होगा, सेफ्टी लाइन, अनलेस इट इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जिसको मैंने कहा था लिख जा कि वो नहीं चलेगा, तो बात अलग है। नहीं, पुराने वाले में जो भी ऑर्डर्स वगैरह पास हुए हैं, वो सारे के सारे एग्जैक्टली आगे भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यस, कंटिन्यू इन फोर्स एंड बी डीम टू हैव बीन, हाँ जी, made or issued under the notification, order, scheme, rule, form or bylaw, बिल्कुल, made or issued under the provision so reenacted, and when any पहले तो यहां तक समझ आया पॉइंट, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अगर किसी पुराने एक्ट में कोई भी ऑर्डर, रूल, बाय लॉ, अपॉइंटमेंट, जो काफी वर्ड्स हैं, इशू किए गए हैं, जब तक नए वाले में उसको स्पेसिफिकली विड्रॉ नहीं करते, तब तक वो पुराने वाले प्रिवेल करेंगे। दैट मीन्स पुराने वाले सारे ऑर्डर, स्कीम, रूल्स, सब कुछ एज इट इज आगे चलेगा, अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। एक्सप्रेसली लिख कर जाए, मेरे आने से, नया वाला कहे मेरे आने से पुराने वाले सारे खत्म, हाँ फिर ठीक है, फिर सिर्फ कौन लगेंगे, नए वाले। पर अगर नए वाले ने ऐसी कोई बात नहीं कही, सर पुराने वाले चलेंगे, क्योंकि जीसी एक्ट तो यही कह रहा है। और कंपनीज एक्ट 2013 अगर ध्यान से पढ़ा जाए, हम कौन सा बेयर टैक्स पढ़ते हैं पर्टिकुलरली, उसमें लिखा हुआ है मेरे आने से पुराने वाला सब साफ। जिन जिन चीजों को मैंने पूरा कंप्लीट क्या कर दिया, रिपील कर दिया, पुराने वाले को रेफर नहीं करोगे, तुम्हारा मतलब सिर्फ किससे होगा, मेरे से होगा, ये चीज क्लियर। पढ़िए वर्ड आगे। एंड व्हेन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन विच बाय नोटिफिकेशन, हाँ जी, under section 5 or 5A of the scheduled district act 1874 or any like law has been extended to any local area has by a subsequent notification been क्या कर लिया गया, withdrawn from the re-extended to such area or any part thereof, the provision of such act or regulation shall be deemed to have been repealed and reenacted in such area or part within the, चाहे इसको आप कट डाउन कर सकते हैं। मेन क्रक्स मैंने आपको एक चीज का दिया, क्या चीज, कोई ऑर्डर्स, स्कीम्स, बायलॉज, रूल्स, अपॉइंटमेंट्स, क्लियर, कोई खारिज नहीं होती जब तक नया वाला एक्ट स्पेसिफिकली उसके बारे में लिखकर नहीं जाता। अगर तो लिखा हुआ है तो अलग बात है, नहीं लिखा हुआ पुराने वाला सब चलेगा। पहला वर्ड उसने क्या बोला, कॉन्टिन्यूएशन, सारे ऑर्डर्स आपके कॉन्टिन्यूड माने। अच्छा, ऑर्डर्स के साथ क्या वर्ड है, ये सारे वर्ड्स, नोटिफिकेशन, स्कीम, रूल, फॉर्म, बाय लॉ, सब एज इट इज कॉन्टिन्यू चलेगा। आगे नेक्स्ट वर्ड इज, आइए, दिस सेक्शन रिकॉर्ड्स, हाँ जी, sorry, accords statutory recognition to the general principle that if a statute is repealed and reenacted in the same or substantively
the same term, the reenacted neutralizes the previous repeal and the provision of the repealed act which are reenacted continue in force without interruption. दोनों चलते रहेंगे. If, however, the statute is repealed and reenacted in somewhat different terms. अब लड़ाई झगड़ा देखो, अगर तो दोनों सब्सटेंशियल लैंग्वेज दोनों में सेम चली हुई है फिर तो दोनों अपना अपना काम करते रहे चलेगा. पर अगर डिफरेंट टर्म्स पे हैं, द अमेंडमेंट्स एंड मॉडिफिकेशंस ऑपरेट एज अ repeal of the provision of the repealed act which are changed by and are repugnant to the क्या है. अगर कोई चेंजिंग टर्म्स पे बात की जाएगी तो सर फिर नया वाला क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, पुराने वाला नहीं चलेगा. सिंपल सी बात. जैसे हम कहते हैं बट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लेटेस्ट वाला है तो सर यही चलेगा. क्योंकि देखो वही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, जहां तक तो दोनों को मैच कर सकते हैं दोनों को मैच करवाओ. नहीं कर सकते फिर जो लेटेस्ट वाला बात कर रहा है, जो नई एनेक्टमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग टू बिहेव करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट. In this case, Hanji, it was held that investigation conducted by inspectors of police under the authorization of notification issued under Prevention of Corruption Act of 1947 will be proper and will not be quashed. Quashed means खत्म करना, खारिज करना, कोई खत्म नहीं होएगी. Under the new notification taking the above power till the aforesaid notification, the new notification is specifically superseded or withdrawn or modified under the. जब तक पुराने वाली को नई नोटिफिकेशन खुद से खारिज नहीं करती, पुराने वाली सारी पावर्स क्या रहेंगी, एक्टिव. सारे मामले एज इट इज चलते रहेंगे. वो आया था ना इफेक्ट ऑफ रिपील शैल नॉट. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो चलेगी अनटिल, जब तक नया वाला खुद अपने मुंह से कह के नहीं जाता कि मेरे आने से पुराने वाला खत्म है, तब तक पुराने वाला कोई खत्म नहीं है, सब चलेगा. आगे द माइंस ऑफ एक्ट में भी ऐसा ही है, पढ़िए. हाँ जी. The Mines Act of 1923 was repealed and replaced by the Mines Act of 1952. Rules made under the repealed act must be deemed to continue in force by virtue of this section until सुपरसीड. जब तक खुद से सुपरसीड वो नहीं करते ना, जो 1923 में रूल्स रेगुलेशंस बनाए होंगे सर, वो आज भी उसके आगे भी क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे. या तो ये वाला एक्ट स्पेसिफिकली कह दे, ये बाद में आया ना, ये स्पेसिफिकली कह दे कि मेरे आने से पुराने वाला जो कुछ भी था वो बिल्कुल क्या हो गया, खत्म. कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं. अदरवाइज एज पर दिस सेक्शन तो कंटिन्यू रहेगा. एज पर दिस सेक्शन तो आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, स्कीम्स हैं, वो सब क्या रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी. नाउ वेयर एन एक्ट इज रिपील्ड एंड री एनेक्टेड, कोई ऐसा एक्ट जिसको रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. अच्छा, एक होता है कल्ला रिपील और एक वर्ड साथ में लिखा हुआ है री एनेक्टेड, दोबारा बनाया भी गया. द फैक्ट दैट द रिपील्ड एक्ट, हाँ जी, stated that rules made under that act shall have effect as if enacted in the act does not mean that the rules automatically disappear. हाँ, कि automatically disappear नहीं होंगे with the repeal of the act under which they are made and that there is no room for the application of this. ऐसा कुछ नहीं. या तो देख लिख जा, फिर तो मैं तेरी बात सही करता हूं. आप अपने आप में पुराने वाले बिल्कुल छोड़ ही दो, ड्रॉप ही कर दो, अगर नए वाले एक्ट में ये बातें लिखी हुई हैं. पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली खारिज होना, खत्म होना, ये सर अपने आप में पॉसिबल नहीं. तभी इसने बार बार वर्ड क्या बोला, अनटिल सुपरसीडेड, अनटिल विड्रॉन. स्पेसिफिकली, जब तक स्पेसिफिकली अपने मुंह से नहीं कहता ना, नया वाला ऐसे पुराने वालों को खत्म नहीं कर सकता. वो तो सेक्शन 6 ने भी कहा था, तुम्हारे आने से पुराने वाला कुछ बदलेगा नहीं. ठीक है, तुम नए आए हो अलग बात है, या तो अगर तूने बदलना है तो स्पेसिफिकली बोल के जा कि मेरे आने से पुराने वाला खत्म, मेरे अकॉर्डिंग नया करना पड़ेगा, तो अलग बात है. आगे मिसलीनियस, अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, अब थोड़ी सी मतलब बेसिक बातें, जैसे रिकवरी ऑफ फाइन्स को लेकर पढ़िए. सेक्शन 63 से लेकर 70 ऑफ द आईपीसी एंड द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. हाँ जी. इन रिलेशन टू द इशू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंटी फॉर द लेवी ऑफ वारंट्स काटने फॉर द लेवी ऑफ फाइन्स शैल अप्लाई टू ऑल फाइन्स इम्पोज्ड अंडर. अगर आईपीसी एक्ट ने आपको वारंट्स इशू करने की पावर दी है तो अंडर एनी एक्ट की रिकवरी ऑफ फाइन, अगर सरकार ने कोई पैसा आपसे रिकवर करना है तो वो आपसे रिकवर करेगी, और एज पर फिर वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा. क्योंकि है तो ऑफेंस है ना, सरकारी पैसा ना भरना, फिर आपके अकॉर्डिंग आईपीसी के तहत या अल्टीमेटली सीआरपीसी की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिकवरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे. रेगुलेशन, रूल और बाय लॉस अनलेस द एक्ट रेगुलेशन rule or bylaw contains an express provisions to the contrary. Yes, next आओ जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट.
ये भी वन ऑफ द फेमस केस स्टडी पार्ट में आपका बनेगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, मजेदार। प्रोविजन एज टू द वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑफेंस पनिशेबल अंडर, ये वन ऑफ द मेजर केस स्टडी। टू और मोर एनेक्टमेंट, कोई ऐसी आपने ऑफेंस कर दिया जो पनिशेबल किसी एक एक्ट में नहीं है, मोर देन वन एक्ट, फिर आपको क्या डबल सजा मिलेगी? क्या फिर वहां पे आपको जितनी एनेक्टमेंट्स हैं सबके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी? कहते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका जीसी एक्ट थोड़ा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, कई जगह कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है बात कि मैं जो ये सजा सुना रहा हूँ अलग है और बाकी जो होंगी वो अलग, वो तो लिख गया। अब जहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ वो पढ़िए, वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन offense under two or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be punished twice for the same offense। सेम ऑफेंस के लिए डबल सजा नहीं मिलेगी, आपको एक ही सजा मिलेगी। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड ईदर ऑफ द फॉलोइंग, उनमें से कोई, वो कोर्ट की इच्छा कि वो उस मैटर को कौन से में टेकअप करना चाहती है, जिसमें टेकअप करना चाहती है उसमें कर, बट डबल सजा नहीं मिली। कि मान लो मैटर तो सेम है ना, मेन वर्ड क्या, ऑफेंस सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है। सब्जेक्ट मैटर सेम ना होता, अलग अलग होता या जरा सा भी फर्क होता, हर केस में आप अलग अलग सजा दिलवाते, समझे ना पॉइंट। पर जब सब्जेक्ट मैटर सेम है, ऑफेंस ही एक करा जो पनिशेबल अंडर टू एनेक्टमेंट्स है, फिर टू नहीं, ईदर ऑफ टू, दोनों में से कोई। आर्टिकल 22, यस प्लीज, हाँ जी, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट no person shall be prosecuted and punishable for the same offense more than बट बार बार बोल रहा हूं, सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए डबल सजा नहीं मिलेगी। यस, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अ प्लेन रीडिंग ऑफ द सेक्शन 26 शो दैट there is no bar to the trial or conviction of an offender under two enactments, but there is मतलब एक देख सिंपल जवाब, क्या मैं ये कह रहा हूं कि सर आप उसका केस ही एक टेकअप करेंगे या सजा एक में देंगे? सुप्रीम कोर्ट कहती ट्रायल करने में, कन्विक्शन साबित करने में तो दोनों ले सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लास्ट में जाके देख लेंगे किसके अकॉर्डिंग सजा देनी है। ये तो नहीं कि मैं फाइल डे वन से लूंगा ही एक के अंदर। दैट देयर इज नो बार, हमारे पे इस बात की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, नो बार टू द ट्रायल और कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंडर अंडर, बट देयर इज ओनली अ बार टू पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब तुम्हारे पे किस चीज की रिस्ट्रिक्शन है, उसको सजा एक में देनी है, सुनना तो उसका केस ट्रायल में लेना, प्रोसिक्यूट करना, वो तो दोनों में चलेगा। और वैसे मैं ऐसे बैठे बैठे दोनों में से किसी एक को कैसे परमिशन दे दूं, अभी मैंने सुना ही नहीं उसके बारे में। आप सुनिए सबको, पर लास्ट में पनिश एक के अकॉर्डिंग होगा, ओ ईदर ऑफ द टू, जो आपको सही लगे। यस, इन अदर वर्ड्स द सेक्शन प्रोवाइड दैट where an act or omission constitutes an offense under two enactments, the offender may be prosecuted and punished under either of or both the enactments, हाँ, but shall अच्छा not देख be यहाँ पे वर्ड बोल दिया आइदर और बोथ, वो कोर्ट की इच्छा, चाहे दोनों में करे चाहे किसी एक में कर ले डे वन से, पर मना तो नहीं है, डे वन से तो नहीं है कि इधर लिखा हुआ वर्ड, आप दोनों की सुनवाई करना चाहते हो सुनो, बट शैल नॉट बी लाइबल टू बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द क्या लिखा हुआ है, सेम ऑफेंस। मेरा क्रक्स तो ये आगे, इन दिस केस, हाँ जी, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर देयर आर टू ऑल्टरनेटिव चार्जेस, हाँ जी, in the same trial. अच्छा, ट्रायल सेम है, ऑफेंस सेम नहीं, ट्रायल सेम है, ट्रायल सेम मतलब केस एक है, बट चार्जेस दो लगे तेरे पे, सेक्शन दो लगे, वो दो ही है, वो दो ही है। कहीं तुम कह दो सर आपने कहा तो सेम, मैंने सेम ट्रायल नहीं कहा था, सेम ऑफेंस कहा था। पढ़िए, फॉर एग्जांपल सेक्शन 409, हाँ जी, ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन Section of the Prevention of Corruption Act, the Yes. fact that the accused is acquitted of one of the charges will not bar his conviction on the other. बिल्कुल सर, अगर मान लो किसी एक में बरी कर दिया, सुन, एक में वो एक्यूटेड हो गया, एक्यूटेड मींस बरी हो गया, हाँ, फिर किसी एक में बरी हुआ है, चार्ज तेरे पे दो लगे हुए थे, दूसरे के अकॉर्डिंग तो पेनल्टी लगेगी। तो ये चीज, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा इसके ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं केस स्टडी बड़ी अच्छी बनती है पर्टिकुलर, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये आ भी चुका कि आपके ऊपर ये केस बनाएगा, मतलब आपको हिंट भी नहीं होगा ये जीसी एक्ट की बात कर रहा होगा, पर जब ये दो एनेक्टमेंट्स वाला पॉइंट आ जाएगा ना, तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि हाँ जीसी एक्ट में एक वर्ड आया था कि अगर सेम ऑफेंस कोई दो एनेक्टमेंट्स में जा रहा है तो
ट्रायल तो दोनों की पॉसिबल है बट पनिशमेंट एक की। और जहां पे ट्रायल एक है, केस में भी तेरे पे एक हुआ, पर चार्जेस तो धाराएं वो तो अलग अलग लगी। और मन करे किसी एक धारा के अकॉर्डिंग आपको एक्विटल मिल गया, बरी कर दिया गया, फिर बाकी में थोड़ी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पनिश कर देंगे आगे। तो होते नहीं, जब भी केस फाइल होते हैं पर्टिकुलर, पुलिस वाले भी एफआईआर करते हैं अंडर सेक्शन, वो कई चार्जेस लगाते हैं, ठीक है ना, कई चार्जेस लगाते हैं। देन फिर देखना पड़ता है उन चार्जेस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट, क्योंकि वो ऑफेंस सारे अलग अलग हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां पे ऑफेंस एक ही होगा। पढ़िए, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 एंड आर्टिकल 20, पढ़िए। of the Constitution apply only when the two offences which form the subject of prosecution is the same. The ingredients which constitute the two offences are the same. इंग्रेडिएंट्स जिनसे वो ऑफेंस हुआ वो दोनों कॉमन पैरालांस पे हैं, दोनों सेम हैं, तो ये लगेंगे। इफ द ऑफेंसेस अंडर द टू एनेक्टमेंट्स आर, हाँ जी, distinct and not identical, none of these provisions ना आर्टिकल लगेगा ना तुम्हारा सेक्शन 26, कोई नहीं बचाएगा। देन आपके ऊपर अगर दो पनिशमेंट है दोनों लगेंगे, दैट इज द केस। नाउ मीनिंग ऑफ, एक हम हर जगह पढ़ते हैं वर्ड, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट का मतलब क्या है, पढ़िए। Where any legislation or regulation requires any document to be served by post, then unless a different intention appears, the service shall be deemed to be affected by, किसके द्वारा, properly addressed होना चाहिए। प्रीपेइंग, प्रीपेइंग मीन्स प्रीपेड, उसके ऊपर जो अमाउंट वगैरह है, कुछ स्टैंप वगैरह है, वो लगी होनी चाहिए। एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, हाँ जी। नेक्स्ट, अ लेटर कंटेनिंग, हाँ जी, the document to have been effected at that time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post. बिल्कुल। नेक्स्ट इज इन दिस केस, मतलब इसमें थोड़ा नॉर्मल कंटेंट आएगा, पर इसमें ना ये सर्विस वाला पोस्ट वाला ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जीसी में, इसको भी टिक कर लो, इसके बाद वाले नहीं, सिर्फ यहां तक अपना ये दो प्रोविजन लास्ट में जाती जाती अच्छी निकली है, एक तो ऑफेंस वाली जो आपने पढ़ी और एक ये वाली। क्लियर, सुनो। इन दिस केस अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, आपने देखा होगा मोस्टली वर्ड लिखता है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और तुमने कर दी सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट। सर वर्ड था रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, यस, इज इंस्टेड सेंट बाय ओनली द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन, ये ड्यूली सर्व्ड नहीं माना चाहिए। हमने ऊपर ही पढ़ा ना क्या प्रिजम्पशन क्या होती है, अगर लेटर कंटेनिंग डॉक्यूमेंट अगर इस तरह से करा गया तो वो ड्यूली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट सर्व्ड माना जाएगा, ये प्रोटेक्शन नहीं, हम कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि वर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये मैंने पहले भी एक बार बताया था, वर्ड स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या फर्क है। स्पीड पोस्ट मींस टाइम पे पहुंचाना, कोई भी पर्सन अवेलेबल होगा उस पते पे, सिंपल सी बात, उस पते पे पहुंचाना। और जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती है ना, उस पते पे उस पर्सन को देकर आना जिसके नाम पे वो निकाली गई है। एंड एक्नॉलेजमेंट ड्यू मींस साथ में उसका एविडेंस। अब आपने कल ही रजिस्टर्ड पोस्ट दे दी, मान लो डाकिया कहे जी हाँ मैं उस पर्सन को दे के आया था, प्रूफ वो तो है ही नहीं कोई, तो रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। नाउ sir, next is in this case it was held that where a notice is sent to the landlord by registered post and the same is returned by the tenant with an endorsement of टेनेंट ने उसको लैंडलॉर्ड ने, जैसे होता ना ये बिल्डिंग वगैरह जब खाली करवानी होती है तो अपन फिर लीगल नोटिस भिजवाते हैं या लीगल नोटिस देते हैं अपन। क्लियर, जैसे रिटायरमेंट के टाइम पढ़ते हो कि पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ये चीजें आप कॉमन पढ़ी हैं। अब इसमें क्या होता है, लैंडलॉर्ड ने नोटिस भेजा, सामने वाले टेनेंट ने उसको एंडोर्स वापस कर दिया ऑफ रिफ्यूजल देकर। पहली बात, अगर रिफ्यूजल उस पर लिख कर आया है तो मतलब डॉक्यूमेंट सर्व हुआ है, अगला रिफ्यूजल लिख के दे रहा है तो मतलब तुझे डॉक्यूमेंट मिला है। मेरे लिए तो ये भी एविडेंस है, मेरे तो ये भी एविडेंस है कि हाँ जी मैंने तो भेजा था। कल को अगला कहे जी अब मुझे तो मिला ही नहीं, फिर रिफ्यूजल कहां से आ गया, रिफ्यूजल वर्ड कहां से आ गया। इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द नोटिस हैज बीन सर्व, कि हमारी ओर से तो नोटिस क्या हुआ है सब, कहते जी आपके पास को प्रूफ, मैं क्या देखो रिफ्यूजल आई है इसकी। अब रिफ्यूजल अगर आई है मतलब इसके पास डाक पहुंची है, तभी रिफ्यूज कर रहा है ये बंदा आगे। एंड ऐसे ही इस केस में क्या हुआ, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर नोटिस सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट टू अ पर्सन कंसर्न्ड एट प्रॉपर एड्रेस इज डीम्ड टू बी सर्व्ड अपॉन हिम इन द ड्यू कोर्स अनलेस कॉन्ट्रेरी इज, क्या लिखा हुआ है, प्रूव्ड, क्या लिखा हुआ है, एंडोर्समेंट उसके ऊपर क्या लिख कर आई है, नॉट क्लेम्ड या इज सफिशिएंट टू प्रूव कि हमारी ओर से तो डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस हुई।
हाँ, प्रॉपरली मतलब आपने पीछे पढ़ा, प्रीपेड होना चाहिए, तो मेन है वो कंडीशंस। क्या वर्ड था पर्टिकुलरली? 3 वर्ड। प्रॉपरली क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू प्रॉपरली एड्रेस्ड? प्रॉपरली एड्रेस्ड का मतलब बाय स्पेसिफाइंग द नेम, उसका एड्रेस। इवन कई लोग क्या करते हैं, मान लो डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखते, स्टेट का पर लिखा जाए तो प्रॉपर लिखना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, शहर का नाम कौन सा है, प्लेस कौन से, पिन कोड सबसे जरूरी। अब पिन कोड आप नहीं भरोगे, गलत मिसप्लेस होएगा। इवन द मोबाइल नंबर भी आजकल देना जरूरी है, तब जाके वो प्रॉपरली क्या माना जाएगा? एड्रेस। अब हम जो पर्टिकुलरली कई बार बुक्स आउटस्टेशन स्टूडेंट्स को अगर भेजते भी हैं पर्टिकुलर, तो हमने प्रिंटेड फॉर्म में बच्चे का एड्रेस ऑलरेडी सेव करा हुआ है, मल्टीपल टाइम भेजनी होती है, हर बार हाथ से लिखना पड़े। एक बार में उसका एड्रेस प्रॉपरली, और इंस्टीट्यूट का एड्रेस नीचे, प्रिंट आउट निकाला ऑलरेडी, बस पैक्ड करा, फटाफट बाहर निकाला। वो पहले से एड्रेस हमने प्रॉपर लिखे हुए हैं ताकि कोई वापस ना आए। अब मान लो मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ, पिन कोड सही नहीं है, अच्छा बाय हैंड लिखा होगा, राइटिंग समझ नहीं आई। और जैसे एक बार वो था, पातना साइड का ही हुआ था, ये पटियाला से आगे एरिया है, वो पटना पहुंच गई, वो किसी को समझ ही नहीं आया कि वो मान लो क्या लिखा हुआ है, उसने कुछ मिसप्लेस कर लिया, वो कहीं और ही पहुंच गई बुक्स। हमने प्रिंटेड फॉर्म में देना शुरू कर दिया कि बंदा यहाँ पे पढ़ ले। और पिन कोड लिखना सबसे जरूरी है, क्योंकि वो पिन कोड से ही उठाते हैं, उनको शहर के नाम से मतलब नहीं होता, उस एरिया का पिन कोड बताओ, ऑटोमेटिकली वहां पे बंदे ढूंढ लेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वो पंच करते हैं बाय पिन कोड, ये चीज। प्रीपेड हो और पोस्टिंग बाय क्या हो? रजिस्टर्ड पोस्ट, तो जाके डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपरली सर्व्ड माना जाएगा। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट पढ़िए वर्ड साइटेशन। ये एक्चुअली ना सारे हो चुके हैं, वैसे तो लास्ट वाला कंटेंट तो है ही नहीं काम का, क्लियर। ये साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट का मतलब क्या है? जिस भी एक्ट में किसी दूसरे एक्ट की रेफरेंस अगर ली होगी, तो आप उनको पर्टिकुलरली क्या करेंगे? रेफर करेंगे। जैसे मान लो इनकम टैक्स एक्ट में किसी दूसरे एक्ट की रेफरेंस है, तो इसको बोलते हैं साइटेशन, रेफरेंस लेना। तो आप उनकी रेफरेंस ले सकते हो, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। इवन द नीचे सेविंग फॉर प्रीवियस एनेक्टमेंट्स एंड ऑल, ये वाला भी कट डाउन। सर ये हमारा था मेनली, हाँ ये जरूर अच्छा था, लास्ट वाले 2 टॉपिक मैं आपको जरूर कह रहा हूँ। एक आप लोगों का कौन सा है ये वाला, सेक्शन 27 और सेक्शन 26, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 के ऊपर भी क्वेश्चन मिलेगा, 26 के ऊपर भी क्वेश्चन मिलेगा, और 26 वाले में आर्टिकल भी याद रखना, 22। क्लियर? तो अल्टीमेटली रेफरेंस के लिए वो काम आएगा। क्लियर? एक काम करिए, नेक्स्ट आगे मॉड्यूल के पहले तो आप क्वेश्चंस ही नॉर्मली आप देखो कितना का आप इसमें समझ पा रहे हो, कोई ज्यादा तो नहीं है। लो जी, पहले इसके क्वेश्चंस ही करो, वैसे तो 10 क्वेश्चन है ना, काफी, तो स्कैनर में शायद तुम्हें यही मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी वैरायटी तो नहीं है। हाँ जी बोलो, हो गया clear? फटाफट करिए जी, पहले डिस्क्रिप्टिव करना, एमसीक्यू बाद में, देन साथ के साथ स्कैनर ओपन कर लेना। सर चैप्टर 2 आपका होमवर्क है जी, चैप्टर 2 जो स्कैनर के क्वेश्चंस है वो आपका होमवर्क है। क्लियर? जीसी एक्ट मेरे पास यहाँ पे अभी पढ़े हैं अपने पास, 20-25 मिनट पढ़े हैं, इसको थोड़ा फास्टली एग्जीक्यूट करो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, स्कैनर ओपन करके साथ के साथ क्वेश्चंस पे लग जाओ। क्लियर? करिए फास्ट जल्दी। ये एक्ट काफी टाइम के बाद पढ़ाया मैं, ये पढ़ाया था जनवरी 25 वालों को। यूजली कम ही डील करते हैं, क्योंकि बदलने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, एंड हमें भी उतनी बार पढ़ना पड़ता है एवरी टाइम, थोड़ा टल जाते हैं ना काम से, कि चल चलता है तो चलने दो। बट आपके लिए वही चीज कि चलो एक बार रिकॉल हो जाएगा, सारे पॉइंट्स मैंने भी बैठकर पहले सारे दोबारा पढ़े, अपनी क्लास ही सुनी है कि मैंने पिछले साल क्या बोला था रिगार्डिंग दैट, क्योंकि वर्ड्स आपको दिख ही रहे हैं टेक्निकल ऐसे, कि कई बार उसका मीनिंग, हालांकि हमें तो सुनना मतलब फास्ट फॉरवर्ड देखना कि हाँ बस यहाँ पे क्या पॉइंट था, जस्ट रिकॉल करना रिगार्डिंग दैट, पर इसमें स्किप होने वाले पॉइंट काफी हैं। चीजें मतलब याद नहीं रहती, उसकी कारण अब बेहतर आज आप जान चुके हो कि लैंग्वेज जिस तरह की कंटेंट है, इट विल टेक टाइम। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जीसी एक्ट है, सबसे ज्यादा। उल्टा इंटरप्रिटेशन अपना शायद 6 नंबर में आए, ये उसकी डबल पावर रखेगा 12 नंबर का, ये 12 नंबर की वेटेज बड़े प्यार से रखता है। एंड फेमा भी 10 से 12 नंबर,
तो जहां आप कंपनीज एक्ट के किसी एक बड़े चैप्टर के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, सर अदर लॉ तो आने ही आने, अदर लॉ 30 नंबर के आने ही आने हैं, तो पहले इनको खा लो। इनके क्वेश्चंस जहां से मिलते हैं, जो क्वेश्चनर मिलता है उठा लो। कोई फैमा की वैरायटी है, या कोई आपका जीसी एक्ट की वैरायटी है, इंटरप्रिटेशन है, एलएलपी है, या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, मैं कह रहा हूं पहले 10 चैप्टर एक तरफ, अगले 5 एक तरफ। पहले इनको इतना सुप्रीम कर लो, क्योंकि इन्हीं में ना थोड़ी वैरायटी है, कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। इनकी वैरायटी जितनी अच्छी कर लोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं। और श्योर शॉर्ट है, अगर मैं एलएलपी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ऐड कर लूं, 40 नंबर का पेपर। तेरे लास्ट वाले ये 5 चैप्टर्स 40 नंबर का पेपर है ये, कर ले। देखिए फटाफट, जल्दी। देखो जी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, काफी थिंग्स तो आपको रिलेटेबल मिलेंगी, और इसमें एग्जांपल किसी भी एक्ट की बन सकती है, नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, मे बी कोई एलएलपी का कंटेंट हो। और अच्छा, इसका क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना, तुम्हें जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा लगेगा किसी कंपनीज एक्ट की बात कर रहा होगा, पर उसमें मैटर किसका पूछ रहा होगा, जीसी का। समझे ना? तो इसको एग्जांपल तो कोई ना कोई लेनी पड़ेगी ना। मे बी इनकम टैक्स एक्ट की एग्जांपल ले ले, ठीक है ना, या मान लो एलएलपी एक्ट की एग्जांपल ले ले, तुम्हें लगे शायद एलएलपी एक्ट में कहीं लिखा हुआ है, नहीं, वो मन करे जीसी एक्ट की प्रोविजन होगी। तो ये इस तरह का कॉमन है। करिए फास्ट, देखो जी। हाँ जी। 8 9 10 वेटेज वाइज अच्छी है, दैट मीन्स वो काफी होल्ड है, बट वो मिक्सअप है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक चैप्टर दे दूं। हाँ, ऐसा चार्जेस का क्वेश्चन आएगा, उनकी वेटेज ही 5 5 नंबर की, चार्जेस वाला हुआ, डिपॉजिट वाला हुआ, डिविडेंड भी तकरीबन 5 6 नंबर का नॉर्मली। बट ऐसा है कि जो पहले 10 चैप्टर्स है ना, ये उसको किसी भी पार्ट में 60 मार्क्स कवर करेगा। अब कई बार कोई चैप्टर, इस बार जो September 25 हुआ उसमें क्या करा, चैप्टर 7 ही फेर दिया। मेनली मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पहले किसी पेपर में शायद इतना ना पूछा हो, इस बार 10 से 12 नंबर का कौन आ गया, सिर्फ गल्ला चैप्टर 7 आ गया। तो उसमें कोई फिक्स वेटेज नहीं है कि मैं कह दूं स्टीक है, स्टीक नहीं है, पर ये वाले पार्ट पक्के हैं, कि ये श्योर है कि आपको अगर कोई पेपर उठा के देखना पिछले 4 5 साल का, जो भी है, सॉरी, 4 5 अटेम्प्ट का, तो आपको 30 मार्क्स का ये वाला पार्ट हमेशा स्टेबल मिलेगा, पर स्कैटर्ड मिलेगा, हर क्वेश्चन का पार्ट होगा। ये इस तरह से बनाकर लेकर आएंगे। तो मतलब इसको हमेशा एक पॉजिटिव जोन में ही रखना, जीसी एक्ट को, या फैमा आप लोगों ने पढ़ा है, चलो कुछ बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव जोन में रखो, कि ये पता है कि इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है, उल्टा इसकी रिवीजन ज्यादा करो। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, आएगा, एलएलपी है, 10 नंबर का आएगा, तो आपको उस वे से थोड़ा होल्ड ज्यादा करना चाहिए इनके ऊपर। वो भी वजह है ना, कंपनीज एक्ट में वैरायटी बहुत है, इनके पास वैरायटी कम है। जो गिनती के सेक्शन है, मान लो पूरा एक्ट कितने में, 30 सेक्शन में, और वो जा रहा 300 सेक्शन तक, उसके पास वैरायटी कितनी है क्वेश्चन डालने वाली। इसके पास वैरायटी 30 में भी तुझे पता है 15 तो काम के लिए 15 है। ये सेफ्टी। करिए फटाफट जल्दी क्वेश्चंस, जहां पे क्वेश्चन में कोई प्रोविजन आपकी सेक्शन बेस्ड है, तो वहां पे जाके उसको मार्क करो। सेपरेट तो नहीं है ना? बट तो आपके वैसे भी किसी पर्टिकुलर एक्ट में स्ट्रक्चर को करे तो थोड़ी सा कि वो पढ़ा नहीं पीपी एक्ट वाला, पीपी एक्ट में क्या कहता, स्टैंडिंग टिम्बर में तो नहीं करेंगे, तो वो पर्टिकुलर एक्ट आ गया ना।
जस्ट बी क्विक सर, फटाफट जल्दी क्वेश्चंस पे काम करिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, ट्रीज उसमें कवर नहीं होंगे ना। हमने क्या कहा था जब पर्टिकुलर एक्ट ने उसकी एक्सक्लूजन डाल दी, टीपीए एक्ट ने, कि मैं स्टैंडिंग टिम्बर को इमूवेबल का पार्ट नहीं मानता, फिर तो पर्टिकुलर एक्ट लगेगा। एज पर अगर जीसी एक्ट देखा जाए, वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, बट पर्टिकुलर एक्ट उससे पहले बैठे, टीपीए एक्ट उसमें है तो है, बुक में गिवन था। उसने उल्टा क्या करा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी, एक्सक्लूजन दी थी कि मैं इन चीजों को इंक्लूड नहीं करता, तो फिर पर्टिकुलर एक्ट है तो है, लैंड तो चलो आना ही आना है। करिए फास्ट, एंड जो भी डाउट्स हैं 1 to 1 क्या करिए, डिस्कस करिए एवरीवन। सो बेसिकली जितने भी स्कैनर के अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा थॉरली एंड माइन्यूटली जाके एक बार दोबारा देखना, क्लियर, एंड आज के आज ही देखना, सो दैट कि टॉपिक याद भी है, प्रोविजंस का क्रक्स भी पता है, एंड स्पेशली जिन्होंने भी मान लो नोटिंग नहीं प्रॉपर लिखी एट द टाइम ऑफ समझने के वक्त, घर पे जाके जो भी प्रोविजन याद है एक बार उसको अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर, ये तभी याद रहती है कि उस सेक्शन के अंदर किन किन टॉपिक्स की बात की जा रही है, मोस्टली कोई एग्जांपल साथ में लेकर चलना। एंड स्कैनर इज द फॉरमोस्ट थिंग, जो सबसे जरूरी चीज है, ये स्कैनर से ही आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो कुछ क्वेश्चंस करें, जब आप थोड़े और कर लेंगे तो आपको यही जीसी एक्टर नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। पढ़ना एक अलग चीज है, क्वेश्चन करना इसके एक अलग चीज है। इतना का डिफरेंस तो आपको दिख गया होगा कि सर पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो गया, बट कंसेप्चुअली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिंपल सॉर्टेड पता लग जाते हैं कि हाँ इसमें ये चीज करनी है, वही मेन थिंग आप लोगों ने होल्ड करनी। इज दैट क्लियर? सो ये काम आज की आज आपका हो जाना चाहिए क्लियर, सो दैट कल से हम लोग अपना एक नया टॉपिक जो May 26 वालों के साथ मैंने आगे पेंडेंसी जो हमारे एक दो टॉपिक्स हैं वो शुरू करेंगे रिगार्डिंग दैट। मेजर पार्ट Jan 26 ऑलरेडी पैक्ड है, सारा कंप्लीट, लॉ हमारा फाइनली है क्लियर। रही बात एक चैप्टर 1 के अंदर, छोटा सा कंटेंट है लिस्टेड को लेकर, वो मैं देखूंगा रिगार्डिंग दैट, अगर कभी करवाना पड़ा या जैसा भी है, या उसका मैं एक रिकॉर्डिंग ही आपको जस्ट ½ एन आवर का काम है, वो ज्यादा नहीं है क्लियर, कि लिस्टेड की डेफिनेशन थोड़ी पढ़ने वाली है, बाकी चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी में से कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है क्लियर। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि पेपर में आपसे कॉर्पोरेट व्हील एंड ऑल वो बेसिक चीजें पूछेगा, उससे भी कई अच्छी चीजें उसके पास अपने पास पड़ी हैं। इज दैट क्लियर? सो ये स्कैनर आज की आज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड कल से हम नया टॉपिक अपना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।